नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था ओस्मोसिस। इसमें हमने पढ़ा था कि ओस्मोसिस की परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से ओस्मोसिस को प्रयोगों के द्वारा दिखाया जा सकता है, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में क्या अंतर है, किस प्रकार के सॉल्यूशंस हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका जो है यह रहती है और इसका क्या प्रभाव होता है, और अंतः परासरण और बाह्य परासरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ओस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। परासरण की क्रिया के लिए उत्पन्न जो दाब होता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब वह दाब है जिसकी वजह से परासरण की क्रिया संपन्न होती है। इसे थोड़ा इस प्रकार से समझ सकते हैं हम। ये हमने एक यूट्यूब ली है, इसके केंद्रीय भाग में सेंटर में हमने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसके एक तरफ प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, विलायक यानी शुद्ध विलायक यहाँ पर भरा हुआ है। दूसरी तरफ है विलेन, यानी यहाँ पर विलायक जो है, विलायक के अंदर विलेय को हमने डिसोल्व कर रखा है। तो इसके एक तरफ तो शुद्ध विलायक है और दूसरी तरफ विलेन मौजूद है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है, परासरण की क्रिया संपन्न होती है और शुद्ध विलायक के अणु गति करते हुए विलेन की तरफ मूव करते हैं, जिससे विलेन जो है इसका स्तर जो है इसमें बढ़ जाता है, विलायक का स्तर कम होता है और विलेन का स्तर यहाँ पर बढ़ जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया परासरण की वजह से होती है, क्योंकि परासरण के नियमों के अनुसार अर्धपारगम्य झिल्ली से जब आप शुद्ध विलायक को विलेन से अलग करते हैं तो विलायक के अणु विलेन की तरफ गति करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या किया कि इस नलिका के अंदर हमने एक प्रेशर क्रिएट किया, हमने प्रेशर अप्लाइड किया जो कि ओस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो ओस्मोसिस की प्रक्रिया हुई। यहाँ पर हमने प्रेशर अप्लाई किया जो कि ओस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, जिससे इन दोनों नलियों के अंदर जो लेवल है वो बराबर रहे। अब परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो प्रेशर हमने बाहर से अप्लाई किया है, इस प्रेशर को कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। अर्थात वह मिनिमम प्रेशर, वो कम से कम लगाया जाने वाला दाब जो कि ओस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, वह ओस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। बराबर इसलिए कि अगर यह दाब नहीं लगाया जाता तो यहाँ पर ओस्मोटिक प्रेशर काम कर रहा था, जिसकी वजह से यह विलायक के अणु जो है इसकी तरफ गति करते। तो ओस्मोटिक प्रेशर वह दाब है, विलेन के अंदर उत्पन्न वह दाब है जो कि विलायक के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसे हम ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो दूसरे दोनों प्रकार की परिभाषा हम देख सकते हैं। तो ओस्मोटिक प्रेशर परासरण की प्रक्रिया को होने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना अधिक होता जाएगा, इसका ओस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ता चला जाएगा और उतनी अधिक मात्रा में विलायक के अणु जो है इधर मूव करेंगे। तो ओस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर ओस्मोसिस को प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब है, लेकिन वास्तव में किसी ओस्मोसिस को संपन्न करने के लिए विलायक के अणुओं के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण ओस्मोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे हम ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। कुछ फैक्टर जो कि ओस्मोटिक प्रेशर को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। डिफ्यूजन के अंदर भी पढ़ा था कि टेम्परेचर के ऊपर विभिन्न अणुओं की गति बढ़ जाती है, और चूंकि जब गति बढ़ जाती है तो ओस्मोसिस की प्रक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। तो ओस्मोटिक प्रेशर जो है इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। टेम्परेचर की वजह से अणुओं की गति बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ती है, जिससे ओस्मोसिस की प्रक्रिया भी तेजी से संपन्न होती है। दूसरा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रता प्रवणता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके दोनों तरफ उपस्थित जो विलेन है उनकी सांद्रता में जितना अधिक अंतर होगा, ओस्मोसिस की प्रक्रिया उतनी ही तेजी से संपन्न होगी, क्योंकि सांद्रता में जितना अधिक अंतर होगा ओस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा और इसी के अनुपात में ओस्मोसिस भी तेजी से संपन्न होगा। सरफेस एरिया फॉर ओस्मोसिस, जितना सरफेस एरिया अधिक मिलेगा उतना ही अधिक तेजी से ओस्मोसिस संपन्न होगा। नेक्स्ट है
प्रेशर का डिफरेंस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ उपस्थित जो प्रेशर है उस प्रेशर से बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर प्रेशर अधिक होगा तो ऑस्मोसिस को रोकने का काम करेगा, अगर प्रेशर कम होगा तो ऑस्मोसिस जो है सामान्य रूप से संपन्न होगा। तो प्रेशर जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ वह ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर है जिसकी वजह से परासरण की क्रिया संपन्न होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो विलयन उपस्थित है, इन दोनों विलयन में तुलनात्मक रूप से जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसके अंदर उपस्थित ऑस्मोटिक प्रेशर भी अधिक होगा। तो जितना अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक क्रिएट होगा उतनी अधिक तीव्रता से ऑस्मोसिस की प्रक्रिया संपन्न होगी। यहाँ पर हम कोशिका को हम विलयन के संदर्भ में देखने का काम करते हैं कि कोशिका जो है जब बाहरी विलयन में मौजूद होती है, कोशिका के चारों ओर उपस्थित जो एक्स्ट्रा सेलुलर विलयन है, प्रत्येक कोशिका जो है इसके चारों ओर जो है विलयन होता है, उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड कहते हैं। तो कोशिका जब ऐसे विलयन में मौजूद होती है तो यहाँ पर ऑस्मोसिस के डिफ्यूजन के सिद्धांत काम करते हैं। तो पादप कोशिका जो है किस प्रकार से ऑस्मोसिस के नियमों का पालन करती है, किस प्रकार से इनके सिद्धांतों के रूप में सर्वाइव करती है, इसे हम इस स्लाइड के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ये एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर वाली लेयर है इसे सेल वॉल कहते हैं। तो दो परतें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर है सेल वॉल। सेल वॉल पादप की स्थायी भित्ति होती है जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर लचीलापन पाया जाता है। यह जीवद्रव्य के चारों ओर आवरण बनाने का काम करता है और जीवद्रव्य जो है उसी के आकार के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा है यहाँ पर पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है वैक्यूल पाई जाती है। इस वैक्यूल के अंदर उपस्थित होता है वैक्यूलर स्टेप। तो कोशिका जो है इसके अंदर उपस्थित जो वैक्यूल है इसमें वैक्यूलर शेप पाया जाता है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ये लाइनों से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद है और कोशिका के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड उपस्थित है। इस वैक्यूलर शेप जो है इसके चारों तरफ ये जो झिल्ली बनती है, यहाँ पर ये झिल्ली देख रहे हो, इस झिल्ली को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अब बात आती है कि क्या यहाँ पर मौजूद होता है। जब कोशिका को, ये पादप कोशिका है, इस कोशिका को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से तात्पर्य ये है कि बाहर उपस्थित द्रव्य जो है इसका उसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम होती है। जब बाहरी द्रव्य की सांद्रता कोशिका द्रव्य की तुलना में कम है तो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर परासरण के नियम काम करते हैं कि जिस द्रव्य की सांद्रता अधिक होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा। तो चूंकि बाहरी विलयन की सांद्रता कम है तो कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक है, इसलिए कोशिका के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर का मान अधिक होगा। तो चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का मान अधिक है इसीलिए इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बाहरी द्रव्य से जल के अणु जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जल के अणु जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। अब जैसे जैसे जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते चले जाएंगे वैसे वैसे कोशिका द्रव्य जो है इसका आयतन बढ़ता चला जाएगा। पानी का अंदर प्रवेश करने से कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है तो कोशिका धीरे धीरे शीत अवस्था में आने लग जाती है और कोशिका के जो अंतर द्रव्य है वह एक दाब उत्पन्न करते हैं जिसे कहते हैं टर्गर प्रेशर या शीत दाब। इस दाब की वजह से यह कोशिका का अंतर्द्रव्य जो है यह बाहर की तरफ यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के विपरीत दिशा में एक दाब उत्पन्न करने का प्रयास करता है, दाब उत्पन्न करता है जिससे कोशिका जो है अपने आयतन में फैलने का प्रयास करती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी अंतर प्रवेश करता है, कोशिका के अंदर उपस्थित अंतर वस्तुएं अपने आयतन में बढ़ने की वजह से एक दाब उत्पन्न करती है जिसे हम स्फीत दाब कहते हैं, जिससे कोशिका स्फीत अवस्था में आने लग जाती है। यह दाब कोशिका से बाहर की तरफ लगता है ताकि कोशिका जो है धीरे धीरे स्फीत अवस्था में जो है आने लग जाती है। लेकिन एक समय के उपरांत कोशिका भित्ति चूंकि एक स्थिर परत होती है, कोशिका भित्ति स्थिर है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अंदर जब अंतर्वस्त्र में प्रवेश करती है तो कोशिका भित्ति जो है इस भित्ति के द्वारा एक दाब उत्पन्न किया जाता है जिसे वॉल प्रेशर कहते हैं।
यह वॉल प्रेशर इस टर्गर प्रेशर के समान होता है और इसकी विपरीत दिशा में लगता है तथा टर्गर प्रेशर को यह रोकने का काम करता है। यानी टर्गर प्रेशर के समान ही एक दाब कोशिका भित्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है जो कि टर्गर प्रेशर का विरोध करने का काम करता है और इसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो कि स्फीत अवस्था में कोशिका भित्ति पर लगता है ताकि कोशिका जो है एक निश्चित आकार से अधिक आकार उत्पन्न नहीं करे। यहाँ पर तीन चीजें हमें देखने को मिली कि कोशिका को कम सांद्रता के विलयन में रखने पर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी कोशिका में प्रवेश करता है क्योंकि कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है। अब पानी के अंदर प्रवेश करने से कोशिका द्रव्य में उपस्थित अंतर्द्रव्य द्वारा एक स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर उत्पन्न किया जाता है जो कि कोशिका भित्ति की तरफ लगता है और इसके विरोध में सेल वॉल जो है इसी टर्गर प्रेशर के समान एक दाब जो है ये अंदर की तरफ डालती है जो कोशिका को फैलने से रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्गर प्रेशर या टीपी, टर्गर प्रेशर यानी टीपी। कोशिका जो है इसके अंदर उपस्थित जो द्रव्य है इसके द्वारा उत्पन्न दाब जो कि कोशिका झिल्ली जो है ये कोशिका भित्ति के विरुद्ध डालती है उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं क्योंकि कोशिका द्रव्य का ही एक भाग होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका में उपस्थित जो द्रव्य है उसके द्वारा एक दाब उत्पन्न किया जाता है और यह दाब कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति के विरुद्ध जो लगाया जाता है इसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं और इसी की वजह से कोशिकाएं जो है टर्जिड या स्फीत अवस्था में होती है और दृढ़ता लिए हुई होती है। तो पादप कोशिकाओं का ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि पादप कोशिकाएं जो है जब स्फीत अवस्था में होती है या टर्जिड कंडीशन में होती है उसी समय जो है यह सक्रिय रूप से कार्य करती है। तो जब साम्यावस्था होती है उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है। साम्यावस्था के दौरान क्या होता है, साम्यावस्था के दौरान जब कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करना बंद हो जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर उपस्थित अंतर वस्तुएं दबाव डालती है जो कि बाहर से अंदर आने वाले पानी को रोकने का काम करती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करते हैं, एक बार टर्गर प्रेशर को छोड़ देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे पानी अंदर प्रवेश करता जाएगा वैसे वैसे कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव्य जो है यह बढ़ता चला जाएगा और उसके अंदर टर्गर प्रेशर जो है ये क्रिएट होता चला जाएगा और यह टर्गर प्रेशर जो है यह बाहर की तरफ दाब डालेगा जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के विरुद्ध होगा। तो जैसे जैसे पानी प्रवेश करता चला जाएगा वैसे वैसे टर्गर प्रेशर का मान बढ़ता चला जाएगा और साम्यावस्था के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का मान दोनों का बराबर हो जाएगा। इस समय कोशिका के अंदर न तो पानी प्रवेश करेगा न ही कोशिका से पानी बाहर निकलेगा। तो ये साम्यावस्था की कंडीशन होती है जब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और कोशिका के अंदर विलायक के अणुओं का किसी भी प्रकार से विनिमय नहीं होता है, अर्थात साम्यावस्था के ऊपर ओपी माइनस टीपी बराबर 0। तो और इस समय कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार के सॉल्वेंट की या वाटर की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। तो ये बहुत ही याद रखने योग्य बिंदु है कि कोशिका के अंदर जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का मान टर्गर प्रेशर के मान के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है वॉल प्रेशर, जो कि पादप की जो सेल वॉल है उसके द्वारा लगाया जाने वाला एक दाब होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। इसका मान सदैव टर्गर प्रेशर के बराबर होता है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन होता है, यानी टर्गर प्रेशर जितना लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वॉल प्रेशर लगेगा। अब एक यहां से एक टर्म निकल कर आता है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं डीपीडी, इस शब्द को दिया था बीएस मेयर ने 1938 में और इसे डिस्क्राइब किया था रेनर ने सक्शन प्रेशर के रूप में। उन्होंने इसे चूषण दाब भी कहा था, सक्शन प्रेशर भी कहा था 1915। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इसे आप थोड़ा सा समझेंगे उसके बाद में आ जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कोशिका के अंदर उपस्थित जो द्रव्य है इसकी सांद्रता बाहरी द्रव्य से अधिक है, इसीलिए यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है और इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन उसी समय
कोशिका के अंदर टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है जो पानी को रोकने का काम करता है। अर्थात कोशिका के अंदर पानी उतना ही प्रवेश करेगा जितना ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर मिलकर जो है इनकी इंटरेक्शन जो होगी उसके फलस्वरूप जो परिणाम होगा उसी अनुपात में कोशिका में पानी प्रवेश करेगा। वापिस एक बार समझिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर चाहता है कि कोशिका में पानी प्रवेश करे, टर्गर प्रेशर जो है यह चाहता है कि कोशिका में पानी प्रवेश नहीं करे, यह पानी को रोकने का काम करेगा। तो ये दोनों दाब एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगते हैं, तो इन दोनों की अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप जो परिणाम स्वरूप जो अंतिम दाब बचेगा वो उसी दाब की वजह से ही कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करेगा। अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर के मान में इस टर्गर प्रेशर के द्वारा कमी हो जाती है और यह ऑस्मोटिक प्रेशर का मान जितना कम हो जाता है उसी प्रेशर के अनुसार कोशिका में पानी प्रवेश करेगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर के मान में यह कमी जो है इसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, अर्थात डीपीडी। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से कोशिका में डिफ्यूजन होता है। तो कोशिका के अंदर जो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर हो रहा है, इसके मान में टर्गर प्रेशर के द्वारा यानी कोशिका के अंतर वस्तुओं के द्वारा एक कमी होती है और इस कमी को हम कह देते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। यहाँ पर देखिएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज द रिडक्शन ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन प्रेशर में रिडक्शन है। डिफ्यूजन प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर में ये कमी है सिस्टम के अंदर ओवर इट्स प्योर स्टेट। जब यह अपनी शुद्ध अवस्था में होता है उस समय इसके मान में होने वाली कमी जो है उसे हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं हम कि ये एक पादप कोशिका है जहां इस स्थान पर यह कोशिका फ्लेक्सिड अवस्था में मौजूद है, यानी बिल्कुल स्लथ अवस्था में मौजूद है, कोशिका बिल्कुल शिथिल अवस्था में मौजूद है। अब कोशिका जब शिथिल अवस्था में मौजूद है, जब इस कोशिका को हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अपेक्षाकृत कम सांद्रता के सॉल्यूशन में रखते हैं, उस समय क्या होगा, इस कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बहुत ही अधिक होगा। ये इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का मान है, इक्विवेलेंट प्रेशर एटमॉस्फेयर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान इस समय अधिकतम होता है, लेकिन इसी समय इस कोशिका का टर्गर प्रेशर जो है बिल्कुल मिनिमम यानी जीरो होता है, क्योंकि कोशिका के अंदर कोशिका बिल्कुल स्थिर अवस्था में मौजूद है, फ्लेक्सिड कंडीशन में, शिथिल अवस्था में है। इस समय इसकी अंतर वस्तुओं के द्वारा बाहर की तरफ कोई भी दबाव उत्पन्न नहीं किया जाता। तो एक फ्लेक्सिड सेल जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अधिकतम होता है, लेकिन टर्गर प्रेशर जो है ये मिनिमम होता है। अब कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के उपरांत कोशिका में धीरे धीरे पानी प्रवेश करने लग जाता है। जैसे जैसे कोशिका में पानी प्रवेश करता जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि सांद्रता में अंतर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे पानी प्रवेश करेगा बाहरी द्रव्य की तुलना में कोशिका द्रव्य की सांद्रता जो है तुलनात्मक रूप से कम होने लग जाती है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर का मान भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन मीनवाइल क्या होता है कि कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करने से कोशिका के अंदर उपस्थित अंतर वस्तुएं जो है ये टर्गर प्रेशर उत्पन्न करती हैं, तो धीरे धीरे इस कोशिका का टर्गर प्रेशर जो है ये बढ़ने लग जाता है और कोशिका का आयतन जो है बढ़ने लग जाता है, क्योंकि कोशिका में पानी प्रवेश करेगा तो कोशिका का रिलेटिव वॉल्यूम जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जैसे जैसे कोशिका में पानी प्रवेश करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम होता चला जाएगा और टर्गर प्रेशर का मान बढ़ता चला जाएगा। और इनके बीच का जो मान है, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के बीच का जो मान है, इसे कह देते हैं डीपीडी। यह कहलाती है डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ऑस्मोटिक प्रेशर के मान में होने वाली कमी, ऑस्मोटिक प्रेशर के मान में ये जो कमी हो गई इसे आपने कह दिया डीपीडी। और इसी डीपीडी की वजह से कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करता है। यहाँ पर आ जाती है इक्विलिब्रियम, जहां पर सेल फुल्ली टर्जिड होती है, कोशिका पूर्ण शीत अवस्था में आ जाती है। यहाँ पर जाने पर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान धीरे धीरे कम होता चला गया, टर्गर प्रेशर का मान धीरे धीरे और कम हो गया और फाइनली साम्य अवस्था पर जब सेल फुल टर्जिड होती है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का मान टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा था कि इक्विलिब्रियम पर ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर बिल्कुल बराबर होते हैं और इन दोनों के बीच का मान ये कहलाता है डीपीडी कहलाता है। अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर के मान में टर्गर प्रेशर के द्वारा जो कमी होती है या ऑस्मोटिक प्रेशर के मान में कोशिका की अंतर्वस्तुओं के द्वारा जो कमी होती है उसे हम कह देते हैं डीपीडी। और डीपीडी की वजह से ही कोशिका में पानी प्रवेश करता है। इसी कोशिका का डीपीडी जितना अधिक होगा पानी उतनी ही अधिक मात्रा में उसके अंदर प्रवेश करेगा, यानी परासरण की क्रिया उतनी ही तीव्रता से संपन्न होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
कोशिका में पानी कब प्रवेश करता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसका डीपीडी अधिक है उसके द्वारा पानी का अब्जॉर्ब किया जाता है, यानी परासरण जो है अधिक डीपीडी वाली कोशिका की तरफ होता है कम डीपीडी वाली कोशिका से। तो फाइनली यहाँ पर देखते हैं डीपीडी बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के मान में टर्गर प्रेशर के द्वारा जो कमी होती है उसे ही डीपीडी कहते हैं, और इन सभी का मान पॉजिटिव वैल्यू के रूप में होता है, ये सभी का मान धनात्मक वैल्यू के रूप में होता है। और इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा था कि साम्य अवस्था पर ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर बराबर होते हैं, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर बराबर 0। साम्य अवस्था पर ओपी और टीपी दोनों ही बराबर होते हैं, तो चूंकि दोनों बराबर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मान आएगा 0। तो साम्य अवस्था पर डीपीडी क्या हो जाती है 0, जैसा कि आप देख पा रहे हो साम्य अवस्था पर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर चूंकि बराबर है इनका मान हो गया डीपीडी का मान यहाँ पर 0। जबकि फ्लेक्सिड सेल है यहाँ पर डीपीडी का मान जो है अधिकतम होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है क्योंकि टीपी 0 होती है। देखिएगा यहाँ पर फ्लेक्सिड सेल के अंदर, फ्लेक्सिड सेल में कोशिका का टर्गर प्रेशर होता ही नहीं है क्योंकि कोशिका के अंतर्वस्त्र में किसी प्रकार का कोई दबाव उत्पन्न नहीं करती है, और इसीलिए डीपीडी का मान ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। क्योंकि इस फॉर्मूला हमारा ये है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यहाँ पर टीपी चूंकि 0 हो गया तो डीपीडी का मान ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। अब हम देखते हैं परासरण क्रिया के क्या लाभ पादप को होते हैं, पादप कोशिका को क्या लाभ होते हैं। एक बड़े रूप में देखा जाए तो प्रत्येक कोशिका एक विलेन के अंदर उपस्थित होती है और वहां पर कोशिका पर परासरण के नियम कार्य करते हैं। तो कोशिका किस प्रकार के विलेन में उपस्थित है, किस प्रकार से परासरण के नियम वहां पर काम करते हैं, इसी आधार पर कोशिका की कार्यकी निर्भर करती है। तो पूरे कोशिका की जो कार्यकी है उसकी एक्टिव स्टेट है वो सारी के सारी ऑस्मोसिस पर निर्भर करती है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि रूट हेयर्स जो है, जड़ों के ऊपर जो कुछ हेयर्स उपस्थित होते हैं, मूल रोम जो होते हैं, उनके द्वारा जल का अवशोषण जो है इसमें भी परासरण सहायता करता है। ओस्मोसिस की वजह से ही रूट हेयर के द्वारा जल का अवशोषण होता है, क्योंकि रूट हेयर जो है इसके अंदर ओस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है, इसलिए बाहरी मृदा में उपस्थित जो जल होता है इसे ये अब्जॉर्ब करते हैं। तो ओस्मोसिस के द्वारा ही जल का अवशोषण रूट हेयर के द्वारा किया जाता है। यह जो अवशोषित जल है, रूट हेयर्स के द्वारा जो जल को अवशोषित किया जाता है, इसे विसरण के द्वारा ही पादप के अन्य भागों में वितरित किया जाता है। तो ये जो पानी अवशोषित किया गया है इसका डिफ्यूजन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पादप की समस्त कोशिकाओं को यह परासरण की क्रिया के द्वारा ही संपन्न होती है। यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं को जल का जो ट्रांसफर होता है, जो मूवमेंट होता है, वह परासरण के द्वारा ही होता है। परासरण की वजह से कोशिकाएं जो है जल का अवशोषण करती हैं और जल का अवशोषण करने के बाद कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आ जाती है। तो कोशिकाओं की जो टर्जिडिटी है, तो कोशिकाओं की स्फीत अवस्था है, यह अंतः परासरण की वजह से होती है। और जब कोशिकाएं स्फीत अवस्था में होती है उस समय यह सक्रिय रूप से वृद्धि और विभाजन करती है। ये यहाँ पर टी नहीं जी है, ये टर्जिड सेल्स जो है पादपों की वृद्धि को इंक्रीज करने का काम करते हैं। कोशिकाएं जितनी अधिक सक्रिय होंगी उनकी वृद्धि उतनी ही तीव्रता से होगी। और अगला स्टेप है एसेंट ऑफ सेप, यानी पादपों में रसारोहण, यानी मूल रोम से जल अवशोषित होने के बाद पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचता है, इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। यानी मूल रोम से अवशोषित जल का पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचना, समस्त पत्तियों तक पहुंचना, ये एसेंट ऑफ सेप या रसारोहण कहलाता है। और इस प्रक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया जो है ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन और परासरण के ऊपर आधारित होती है। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि पादपों के द्वारा रूट हेयर्स के द्वारा जल का अवशोषण, पूरे पादप में इसका वितरण, ये परासरण पर निर्भर करता है। तथा इसके अलावा कोशिकाएं परासरण की वजह से स्फीत अवस्था में होती है और सक्रिय रूप से वृद्धि और विभाजन करने में सक्षम होती है। तो यहाँ पर परासरण जो है यह संपन्न होता है। थैंक यू, ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने।